इंडिया हमेशा से ही धन और संस्कृति का देश रहा है। पुराने जमाने से ही यह ग्लोबल ट्रेड का केंद्र रहा है, अपने मसालों, कपड़ों और कीमती पत्थरों के लिए फेमस। इन खजानों, खासकर मिर्च, दालचीनी और लौंग जैसे मसालों ने पूरी दुनिया के लोगों को अपनी ओर खींचा। सदियों तक ये चीजें सिल्क रोड के रास्ते जाती थी, जो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता था। लेकिन यह जमीनी रास्ता लंबा और खतरनाक था। यह कई बिचौलियों से होकर गुजरता था। हर कोई अपना मुनाफा जोड़ता था, जिससे मसाले यूरोप पहुंचते पहुंचते बहुत महंगे हो जाते थे। इसीलिए यूरोपियन देश सीधे समुद्री रास्ते से इंडिया आना चाहते थे, ताकि बिचौलियों से बचा जा सके और मसालों के व्यापार पर कब्जा किया जा सके। इंडिया के लिए समुद्री रास्ते की खोज ने नेविगेशन और एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाया। दुनिया को क्या पता था कि यह खोज इतिहास बदल देगी, ग्लोबल ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का नया दौर शुरू करेगी। इंडिया के समुद्री रास्ते की चाहत सिर्फ मसालों की नहीं थी। यह ज्ञान की प्यास, एडवेंचर की भूख और धन की लालसा थी। सदियों से इंडिया की दौलत की कहानियों ने यूरोपियन लोगों को मोहित किया था। एक्सप्लोरर्स इस जादुई देश को खोजने निकल पड़े। पोर्चुगल, जो आइबेरियन पेनिनसुला का एक छोटा सा देश है, इस समुद्री एक्सप्लोरेशन में आगे रहा। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, जो एक्सप्लोरेशन के सपोर्टर थे, ने सेग्रेस में नेविगेशन की पढ़ाई के लिए एक केंद्र बनाया। उन्होंने अफ्रीका के तट के कई वॉयजेस को स्पॉन्सर किया, ईस्ट का रास्ता ढूंढने के लिए। ये एक्सपेडिशंस खतरनाक थे, सीफेयरिंग टेक्नोलॉजी की सीमाओं को परखते हुए। पुर्तगालियों ने कैरावेल जैसे नए जहाज बनाए, जो ऊंचे समुद्रों और अटलांटिक की तेज हवाओं में चल सकते थे। धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते गए, अनगिनत धन और ग्लोरी के वादे से प्रेरित होकर। 1497 में वास्को दा गामा, एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर, एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकला जिसने इतिहास बदल दिया। पोर्चुगल के किंग मैनुएल द फर्स्ट द्वारा भेजे गए द गामा का मिशन इंडिया का समुद्री रास्ता खोजना था। वो लिस्बन से 4 जहाजों के साथ निकला, जिसमें फ्लैगशिप सं गैब्रियल भी शामिल था। द गामा की यात्रा खतरनाक थी, तूफानों, बीमारियों और अनिश्चितताओं से भरी। उसने अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार किया और अनजान पानी में चला गया। 3 महीने से ज्यादा वो इंडियन ओशन की विशालता में तारों और मानसून हवाओं के सहारे चला। समुद्र में 10 महीने बाद द गामा आखिरकार अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। 20 मई 1498 को उसका बेड़ा इंडिया के मालाबार कोस्ट पर स्थित कैलिकट शहर के तट पर लंगर डाला। इस महत्वपूर्ण घटना ने यूरोप और इंडिया के बीच सीधे समुद्री व्यापार की शुरुआत की, ग्लोबलाइजेशन के एक नए युग की शुरुआत की। कैलिकट में वास्को दा गामा का आना उत्सुकता और आशंका से भरा था। कैलिकट के हिंदू राजा जामोरिन ने दा गामा और उसके आदमियों का सावधानी पूर्वक स्वागत किया। हालांकि सांस्कृतिक गलतफहमियां और दोनों पक्षों के बीच का अविश्वास जल्द ही सामने आ गया। जामोरिन को प्रभावित करने के लिए डीए गामा के तोहफे सस्ते और बेकार लगे। इसके अलावा उसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा व्यापार समझौता करना था जो पुर्तगालियों के पक्ष में हो, जिसे जामोरिन ने संदेह की नजर से देखा। हालांकि डीए गामा को व्यापार करने की अनुमति मिली, लेकिन वो एक संधि हासिल करने में असफल रहा। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद डे गामा की यात्रा ने भविष्य के पुर्तगाली अभियानों के लिए दरवाजे खोल दिए। इसने एक अगम्य इंडियन ओशन के मिथक को तोड़ दिया और ईस्ट के लिए एक सीधा समुद्री रास्ता स्थापित किया। इस उपलब्धि के गहरे प्रभाव थे, जिसने दुनिया में शक्ति संतुलन को बदल दिया और यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के युग की शुरुआत की। भाग 5, पकड़ मजबूत करना, इंडिया में पुर्तगाली प्रभाव। द गामा की शुरुआती यात्रा के बाद पुर्तगालियों ने इंडिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में देर नहीं की। उनकी स्ट्रैटेजी दो तरफा थी, तट पर किलेबंद व्यापारिक चौकियां स्थापित करना और किसी भी तरह से मसाला व्यापार पर नियंत्रण हासिल करना। 1500 में पेद्रो आल्वारेस काब्राल एक दूसरे पुर्तगाली अभियान का नेतृत्व करते हुए कैलिकट में उतरा। हालांकि जामोरिन के साथ तनाव बाज गया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसक संघर्ष हुआ। काब्राल ने कैलिकट पर बमबारी करके जवाबी कार्रवाई की, जो इस क्षेत्र में पुर्तगाली आक्रमण की शुरुआत थी। यह समझते हुए कि कैलिकट को आसानी से वश में नहीं किया जा सकता है, पुर्तगालियों ने मालाबार कोस्ट के अन्य बंदरगाहों पर अपना ध्यान केंद्रित किया।
उन्होंने कोचीन, कनानौर और गोवा में किलेबंद व्यापारिक चौकियां, जिन्हें फेटोरियस कहा जाता है, स्थापित की, जो मसाला व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान थे। भाग 6 मसाले और क्रॉस पुर्तगालियों का असर। इंडिया में पुर्तगालियों की मौजूदगी का व्यापार और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। समुद्री मार्गों पर उनके नियंत्रण ने उन्हें एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए मसाला व्यापार पर एकाधिकार करने की अनुमति दी। उन्होंने भारी मात्रा में काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और अन्य मसालों को वापस यूरोप भेज दिया, जिससे भारी मुनाफा हुआ। हालांकि उनका प्रभाव अर्थशास्त्र से परे था। पुर्तगाली अपने साथ अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति लाए, जिसका मौजूदा भारतीय परंपराओं के साथ इंटरैक्शन हुआ, जिससे विचारों और प्रथाओं का एक जटिल आदान प्रदान हुआ। पुर्तगाली संरक्षण के तहत ईसाई धर्म, विशेष रूप से कैथोलिक धर्म, फैल गया। सेंट फ्रांसिस जेवियर जैसे मिशनरी इंडिया आए, स्थानीय लोगों को धर्मांतरित किया और चर्च और धार्मिक संस्थान स्थापित किए। इससे एक नए इंडो क्रिश्चियन समुदाय का उदय हुआ, जिसने यूरोपियन धार्मिक प्रथाओं को भारतीय परंपराओं के साथ मिलाया। भाग 7 बढ़ता ज्वार, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा और पुर्तगाली पतन। मसाला व्यापार पर पुर्तगाली एकाधिकार हमेशा के लिए नहीं रह सका। उनकी सफलता ने अन्य यूरोपियन शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया, जो धन में अपना हिस्सा लेने के लिए उत्सुक थी। डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी इंडिया पहुंचे, पुर्तगाली प्रभुत्व को चुनौती दी। डच, जो अपने समुद्री कौशल और व्यावसायिक कुशाग्रता के लिए जाने जाते हैं, दुर्जय प्रतिद्वंद्वी साबित हुए। उन्होंने ईस्ट इंडीज में प्रमुख पुर्तगाली गरों पर कब्जा कर लिया, जिनमें मलाका और सेलन शामिल हैं, जिससे पुर्तगाली मसाला व्यापार को भारी नुकसान पहुंचा। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजों ने भी अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने सूरत, मद्रास और कलकत्ता में व्यापारिक चौकियां स्थापित की, धीरे धीरे इंडिया में अपनी शक्ति मजबूत की। इन चुनौतियों का सामना करते हुए पुर्तगाली शक्ति कम हो गई। उनका कभी विशाल साम्राज्य सिकुड़ गया, जिससे उनके पास गोवा जैसे कुछ अलग थलग इलाके रह गए। भाग 8 विरासत बनी रहती है, इंडिया पर पुर्तगाली छाप। अपने पतन के बावजूद पुर्तगालियों ने इंडिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका प्रभाव आज भी दिखाई देता है, जो भारतीय समाज और संस्कृति के ताने बाने में बुना हुआ है। पुर्तगाली शब्दों को भारतीय भाषाओं में शामिल किया गया है, खासकर तटीय क्षेत्रों में। पुर्तगालियों ने इंडिया में नई फसलें पेश की, जिनमें मिर्च, टमाटर और आलू शामिल हैं, जो भारतीय व्यंजनों का मुख्य हिस्सा बन गए हैं। उनकी स्थापत्य विरासत गोवा जैसी जगहों पर किलों, चर्चों और घरों में स्पष्ट है, जो यूरोपियन और भारतीय शैलियों के अनोखे मिश्रण को दर्शाती है। शायद पुर्तगाली उपस्थिति की सबसे स्थायी विरासत एंग्लो इंडियन समुदाय है, जो पुर्तगाली और भारतीय संघों के वंशज हैं। उन्होंने एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित किया है, जो इंडिया के विविध सामाजिक ताने बाने को समृद्ध करता है। भाग 9 निष्कर्ष, एक स्थायी विरासत। इंडिया में पुर्तगालियों का आगमन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने यूरोपियन उपनिवेशवाद के युग की शुरुआत की, जिसके इंडिया और दुनिया दोनों के लिए दूरगामी परिणाम हुए। मसालों और धन की उनकी खोज ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, संघर्ष और वैश्विक व्यापार के परिवर्तन को जन्म दिया। जबकि उनका राजनीतिक प्रभुत्व फीका पड़ गया, पुर्तगालियों ने इंडिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके भाषाई प्रभाव, पाक योगदान, स्थापत्य विरासत और एंग्लो इंडियन समुदाय की स्थायी उपस्थिति उनकी जटिल और स्थायी विरासत का प्रमाण है। इंडिया में पुर्तगालियों की कहानी हमारी दुनिया की परस्पर जुड़ाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, जो हमारे वर्तमान को आकार देना जारी रखते हैं।